हेलो स्टूडेंट्स, नवांकुर विद्यापीठ के डीजी लेसन्स फ्रॉम द हाउस ऑफ नवांकुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विषय विज्ञान का पाठ जिसका नाम है जल एक बहुमूल्य संसाधन बाय राजेंद्र सूर्यवंशी सर। तो हम देखते हैं जल के बारे में। जल है तो कल है, इसी प्रकार के आपने स्लोगन सुने होंगे। यदि जल उपलब्ध है तो आपका भविष्य सुरक्षित है। इस प्रकार के स्लोगानों को अक्सर आप सुनते रहते हैं। आप शायद जानते हो कि प्रतिवर्ष 22 मार्च का दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या आपने कभी अपने घर अथवा विद्यालय में जल की कमी महसूस की है? आपके माता पिता और शिक्षक प्रायः आपको जल बर्बाद न करने की सलाह देते होंगे। हर व्यक्ति का जल संरक्षण के महत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ही हम प्रतिवर्ष जल दिवस मनाते हैं। कुछ स्थानों पर जल की अत्यधिक कमी है। नलों में पानी का न आना, जल भरने के लिए लंबी कतारें, लड़ाई झगड़े, जल की मांग के लिए धरने और प्रदर्शन आदि ऐसे दृश्य विशेषकर ग्रीष्म काल में सामान्य रूप से दिखाई देते हैं। चित्र में दिखाई गई कुछ समाचार पत्रों की कतरनें इस स्थिति की ओर स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं। जल की कमी पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन गई है। ऐसा अनुमान है कि अब से कुछ ही वर्षों में विश्व के 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। जल की कमी के विषय में चर्चा करने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हमारी पृथ्वी पर उपयोग के लिए कितना जल उपलब्ध है। तो देखते हैं कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से लिए गए पृथ्वी के चित्र को देखिए। यह नीला क्यों दिखाई देता है? निश्चय ही आप अनुमान लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों, नदियों, तालों, ध्रुवीय बर्फ, भौमजल और वायुमंडल में पाया जाता है। परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयुक्त जल आलवण जल है, जिसे बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहते हैं। हम में से अधिकांश लोग जल को एक असीमित संसाधन मानते हैं। क्या आपको मानव उपयोग के लिए उपलब्ध जल की वास्तविक मात्रा का आभास हुआ है? तो देखते हैं जल की अवस्थाएं। क्या आपको डर है कि सतत उपयोग से किसी दिन उपयोग के लिए उपलब्ध समस्त जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्रक्रम सम्मिलित रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। आप जल चक्र के बारे में क्या जानते हैं? देखते हैं। आप जानते हैं कि जल चक्र द्वारा परिचक्रण के दौरान जल इसकी तीनों अवस्थाएं अर्थात ठोस, द्रव और गैस में से किसी एक अवस्था में पृथ्वी पर कहीं भी पाया जा सकता है। ठोस अवस्था में जल बर्फ और हिम के रूप में पृथ्वी के ध्रुवों पर, बर्फ छत्रक, बर्फ से ढके पर्वतों और हिमनदों ग्लेशियर में पाया जाता है। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों के अतिरिक्त भूतल के नीचे यानी भौमजल भी पाया जाता है। गैसीय अवस्था में जल हमारे आसपास की वायु में जलवाष्प के रूप में उपस्थित रहता है। जल का उसकी तीनों अवस्थाओं के बीच सतत चक्रण द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव जनसंख्या तथा अन्य सभी जीव जल का उपयोग करते हैं। अधिकांश शहरों और नगरों की अपनी जल आपूर्ति व्यवस्था होती है।
जो नागरिक निकायों द्वारा संचालित होती है। जल को आसपास की किसी झील, नदी, तालाब अथवा कुओं से लाया जाता है। जल की आपूर्ति पाइपों के विशेष क्रम में बिछाए जाल द्वारा की जाती है। सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में जल की आपूर्ति इस प्रकार नहीं होती। वहाँ लोग अपने उपयोग के लिए जल सीधे उसके स्रोतों से ही प्राप्त करते हैं। प्रायः महिलाओं और बच्चों को जल लाने के लिए इसके स्रोत तक पैदल जाना पड़ता है। कभी कभी जल स्रोत कई किलोमीटर की दूरी पर होता है। बच्चों के लिए जल ढोने का यह कार्य अत्यधिक कष्टकारी है। ऐसे बच्चे प्रायः नियमित रूप से विद्यालय नहीं जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें स्रोत से जल लाने में ही बहुत समय लग जाता है। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग अपने उपयोग के लिए जल कुओं, नलकूपों अथवा हैंडपंप से प्राप्त करता है। इन स्रोतों को जल कहाँ से मिलता है? देखते हैं। जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत भौमजल। यदि हम किसी जलाशय के निकट भूमि में गड्ढा खोदें तो हमें वहाँ की मृदा आर्द्र यानी कि नम मिल सकती है। मृदा में आर्द्रता भूमिगत जल की उपस्थिति को इंगित करती है। यदि हम और अधिक गहराई तक खोदते चले जाएं तो हम उस स्तर तक पहुंच सकते हैं जहां मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थानों यानी अवकाशों और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे होते हैं। इस परत की ऊपरी सीमा भौमजल स्तर कहलाती है। भौमजल स्तर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है और यह किसी भी दिए गए स्थान पर परिवर्तित भी हो सकता है। भौमजल स्तर 1 मीटर से भी कम गहराई पर अथवा भूमि में अनेक मीटर की गहराई में हो सकता है। भौमजल स्तर के नीचे पाया जाने वाला जल भौमजल कहलाता है। इस भौमजल का स्रोत क्या है? देखते हैं। भौमजल और अन्य स्रोतों जैसे नदियों और तालाबों का जल मृदा से रिसकर भूमि के नीचे गहराई में रिक्त स्थानों और दरारों को भर देता है। भूमि में जल का रिसाव अंतःस्यंदन कहलाता है। अतः इस प्रक्रम द्वारा उपयोग किए जा चुके भौमजल की पुनः परिपूर्ति हो जाती है। कुछ स्थानों पर भौमजल स्तर के नीचे स्थिर कठोर शैलों यानी चट्टानों की परतों के बीच भौमजल संचित हो जाता है। इस प्रकार संचित भौमजल के भंडारों को जलभर कहते हैं। जलभरों के जल को सामान्यतः नलकूपों अथवा हैंडपंपों की सहायता से बाहर निकाला जाता है। क्या आप किसी ऐसे स्थान पर गए हैं जहां निर्माण कार्य हो रहा हो? श्रमिकों को निर्माण के लिए जल कहाँ से मिलता है? आपने शायद देखा होगा कि ऐसे स्थानों पर भौमजल स्तर पर पहुँचने के लिए सछिद्रण यानी कि बोरिंग की जाती है। वहाँ कार्य करने वाले लोगों से मालूम कीजिए कि उन्हें जल पाने के लिए कितनी गहरी खुदाई करनी पड़ी। क्या हम भूमि के नीचे से निरंतर जल निकाल सकते हैं? ऐसा करने से भौमजल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखते हैं। भौमजल स्तर का अपक्षय। भूमि के नीचे से निकाले गए भौमजल की पुनः पूर्ति प्रायः वर्षा काल के अवश्रवण यानी कि रिसाव द्वारा हो जाती है। भौमजल स्तर तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालते हैं जितने की प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः पूर्ति हो जाती है। तथापि जल की पर्याप्त रूप से पुनः पूर्ति न होने पर भौमजल स्तर नीचे गिर सकता है। ऐसा अनेक कारणों से हो सकता है। जनसंख्या में वृद्धि, औद्योगिक और कृषि गतिविधियां आदि। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य कारक हैं। अल्पवर्षा एक अन्य कारक है जो भौमजल स्तर को नीचे कर सकता है। भौमजल स्तर को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं
वन अपरोपण यानी कि वनोन्मूलन और जल के अविस्तरण के लिए प्रभावित क्षेत्र में कमी। अब देखते हैं अन्य कारण। जैसे पहला है जनसंख्या प्रसार। जनसंख्या बढ़ने से भवनों, दुकानों, कार्यालयों और सड़कों के निर्माण की मांग भी बढ़ जाती है। इससे कृषि हेतु भूमि, उद्यानों और खेल के मैदानों जैसे खुले क्षेत्र में कमी आ जाती है। इसके कारण भूमि में वर्षा जल के अवशोषण की दर कम हो जाती है। यदि खुले क्षेत्रों में इसी तरह कमी होती रही तो इसका क्या परिणाम होगा? याद रखिए कि पक्के फर्श से जल आसानी से अवशोषित नहीं होता, जबकि घास के बगीचे, मैदानों आदि से जल तुरंत अवशोषित हो जाता है। यही नहीं, निर्माण कार्य के लिए भी बड़ी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसके लिए प्रायः भौमजल का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार एक ओर हम अधिक भौमजल का उपयोग कर रहे हैं, दूसरी ओर और अधिक विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के परिणाम स्वरूप हम भूमि में जल के अवशोषण के अवसर कम कर रहे हैं। इसके कारण भौमजल स्तर का निरंतर अपक्षय हो रहा है। वास्तव में अनेक शहरों के कुछ भागों में भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से अत्यधिक निम्न स्तरों तक पहुंच गया है। दूसरा कारण है बढ़ते हुए उद्योग। जल का उपयोग सभी उद्योगों द्वारा किया जाता है। हमारे उपयोग में आने वाली लगभग हर वस्तु के उत्पादन में कहीं न कहीं जल की आवश्यकता होती है। उद्योगों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। अधिकांश उद्योगों द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल भूमि से निकाला जाता है। तीसरा कारण है कृषि कार्य। भारत में अधिकांश किसान अपनी फसलों की सिंचाई के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। नहरों जैसे सिंचाई तंत्र केवल कुछ ही क्षेत्रों में उपलब्ध हैं। इन तंत्रों में भी अनियमित वर्षा के कारण जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है। अतः किसानों को सिंचाई के लिए भौमजल का उपयोग करना पड़ता है। जनसंख्या के बढ़ते दबाव के कारण कृषि के लिए भौमजल का उपयोग दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। अब हम देखते हैं जल का वितरण। अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले जल के वितरण में बहुत असमानता है। कुछ स्थानों पर अच्छी वर्षा होती है और वह जल से समृद्ध है। इसके विपरीत रेगिस्तान है, जहाँ बहुत कम वर्षा होती है। भारत बहुत विशाल देश है, जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत कम वर्षा होती है। अत्यधिक वर्षा से प्रायः बाढ़ आ जाती है, जबकि वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है। अतः हमारे देश में एक ही समय पर कुछ क्षेत्रों में बाढ़ और कुछ में सूखा हो सकता है। यह भी संभव है कि हम किसी ऐसे क्षेत्र में रह रहे हों जहां वर्षा तो पर्याप्त होती है, फिर भी जल की कमी रहती है। क्या हम कह सकते हैं कि यह जल संसाधनों के कुप्रबंधन के कारण होता है? अब हम देखते हैं जल का प्रबंधन, यानी कि जल प्रबंधन। जब नागरिक प्राधिकरण पाइपों द्वारा जल की आपूर्ति करते हैं तो यह संभव है कि जल गंतव्य तक ना पहुंच पाए। आपने संभवतः जल आपूर्ति पाइपों में रिसाव को देखा होगा, जिससे बड़ी मात्रा में जल पाइपों से रिसकर बह जाता है। यह नागरिक अधिकारियों का उत्तरदायित्व है कि बहुमूल्य जल को इस प्रकार व्यर्थ होने से रोका जाए। कुप्रबंधन अथवा बर्बादी व्यक्तिगत स्तरों पर भी हो सकती है। हम सभी जानबूझकर अथवा अनजाने में दांतों में मंजन करते, दाढ़ी बनाने, नहाने और कई अन्य क्रियाकलापों के दौरान जल की बर्बादी करते हैं।
त्रुटिपूर्ण टोंटियों से जल रिसाव उसकी बर्बादी का एक अन्य स्रोत है। उपयोग के दौरान जल की बर्बादी से ऐसा प्रतीत होता है जैसे भविष्य में हमें जल की आवश्यकता नहीं होगी। हमने देखा है कि वर्षा के रूप में जो जल हमें प्राप्त होता है उसमें से अधिकांश ऐसे ही बह जाता है। यह बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन की बर्बादी है। वर्षा जल का उपयोग भौमजल स्तर की पुनः पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। इसे जल संग्रहण अथवा वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। यह मालूम कीजिए कि क्या आपके आसपास की किसी इमारत में जल संग्रहण तंत्रों को लगाया गया है। हमारे देश में अनेक स्थानों पर जल भंडारण और जल का पुनः पूर्ति करने के लिए बावड़ी बनाने की प्रथाओं का सदियों से चलन रहा है। बावड़ी जल संचित करने का पारंपरिक तरीका था। समय के साथ बावड़ियों का रखरखाव बंद कर दिया गया, जिनसे इन जलाशयों में धीरे धीरे गाद जमा होती गई। तथापि जल की अत्यधिक कमी के कारण इन क्षेत्रों के लोगों को इस प्रकार की तकनीकों का पुनः विचार करना पड़ा। बावड़ियों को पुनः बनाया जा रहा है। जिन स्थानों में बावड़ियों का पुनः उत्थान किया गया है वहाँ कम वर्षा के बावजूद जल की आवश्यकताओं का प्रबंधन भली भांति हो रहा है। किसान भी अपने खेत में जल का उपयोग मितव्ययता से कर सकते हैं। संभवतः आपने बूंद बूंद यानी कि ड्रिप सिंचाई व्यवस्था के बारे में सुना होगा। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था कम व्यास के पाइपों द्वारा पौधों को पानी देने की तकनीक है जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है। एक केस अध्ययन। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के भुजपुर नामक स्थान में वर्षा बहुत अनिश्चित रूप से होती है। वहाँ का ताजे जल का एकमात्र स्रोत भूमिगत जल ही है, क्योंकि इस क्षेत्र में नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल नहीं होता। पिछले वर्षों में जल की मांग बढ़ गई है। भौमजल का उपयोग पुनः पूर्ति होने वाले जल से कहीं अधिक है। इसके परिणाम स्वरूप भौमजल स्तर चिंताजनक रूप से नीचे गिरता चला गया है। वर्ष 1989 में गांव वासियों ने एक गैर सरकारी संगठन के साथ मिलकर वर्षा जल संग्रहण कर निश्चय किया। रुक्कावती नदी और उसके अनेक सहायक नदियों पर 18 चेक डैम यानी कि बंध बनाए गए। इस तरह एकत्रित किए गए जल से मृदा में अंतःस्त्रवण की दर को बढ़ा दिया, जिससे जल भरों की पुनःपूर्ति हो गई। इस क्षेत्र के किसानों के अनुसार अब कुओं में पानी वर्ष भर उपलब्ध रहता है और जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है और व्यर्थ हो जाता है अब सिंचाई के लिए उपलब्ध हो गया है। अब हम देखते हैं आपकी भूमिका। क्या आप कभी अपने घर, विद्यालय अथवा किसी अन्य स्थान पर नल से पानी बहता देखकर उसे बंद करते हैं? रिसते हुए नलों से बहुत सा पानी व्यर्थ बह जाता है। जल की बर्बादी को कम करने के लिए आप अनेक कदम उठा सकते हैं। आइए आपकी सहायता के लिए हम कुछ उदाहरणों पर विचार करते हैं। आप इनमें से अन्य कई तरीके और जोड़ सकते हैं। जल बचाव की आदतें। पहला, मंजन पुरुष करते समय नल को लगातार खुला ना रखें। नंबर 2, फर्श की धुलाई करने की बजाय उस पर पोंछा लगाएं। इसके साथ साथ आप अन्य आदतें जो आपको उचित लगती हैं यहाँ पे लिख सकते हैं। एक सफल प्रयास। राजस्थान एक गर्म और शुष्क क्षेत्र है। जल की प्राकृतिक कमी की चुनौती को एक सफल प्रयास द्वारा हल कर दिया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं के इस दल ने अलवर जिले में एक शुष्क क्षेत्र को हरित स्थान में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने 5 सूख चुकी नदियों अखेरी, रूपारेल, सरसा, भगिनी और जहाजवाली को जल संग्रहण द्वारा पुनर्जीवित कर दिया। अब हम देखते हैं
पादपों पर जल की कमी का प्रभाव। आपने देखा होगा कि गमले में पादपों यानी कि पौधों को यदि कुछ दिनों तक पानी ना दिया जाए तो वह मुरझा जाते हैं और अंततः सूख जाते हैं। आपने अध्याय 1 में पढ़ा था कि पादपों को अपना भोजन तैयार करने के लिए मृदा में से पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। कल्पना कीजिए कि यदि पादपों के लिए जल उपलब्ध नहीं होगा तो उनका क्या परिणाम होगा। पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत हो सकता है, क्योंकि पादप ना रहने का परिणाम यह होगा कि पृथ्वी पर ना तो पर्याप्त भोजन, ना ही ऑक्सीजन उपलब्ध होगी, ना ही पर्याप्त वर्षा होगी और इनसे संबंधित अनेकों अन्य समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमारा यहाँ पे अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद।